हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके अपने चैनल एपीवी एडु सेंटर में आपका स्वागत है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद का इसके पहले मैं 3 वीडियोज बना चुकी हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं, वाक्य के जो 3 भेद हैं उनके बारे में बताई हूँ। पार्ट 1 में मैं सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में बताई हूँ। पार्ट 2 में मिश्र वाक्य के बारे में बताई हूँ और पार्ट 3 में उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और आंसर का मैं रिवीजन करवाई हूँ। पार्ट 4 में भी मैं रिवीजन ही करवाऊंगी उससे संबंधित, लेकिन इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। चूँकि अब गवर्नमेंट जो है सिलेबस कुछ चेंज कर दिया है, अब अधिकतम क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं दोनों तरह से रिवीजन करवा दी हूँ। अगर क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है तो उसका भी मैं पार्ट 3 में रिवीजन करवा दी हूँ। अगर बहुविकल्पीय पूछा जाता है तो उसका भी रिवीजन मैं पार्ट 4 में यहाँ करवाऊँगी। यानी अगर आप पार्ट 4 कंप्लीट देख लेते हैं तो इससे संबंधित कहीं से कुछ भी प्रश्न पूछता है, आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बहुत ज़रूरी है। जब दोनों पार्ट आप देख लेंगे तभी आपको यह समझ में आएगा। तो अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो तो उसको जाके पहले देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 3 में मैं क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करवाई हूँ और यहाँ बहुविकल्पीय का मैं रिवीजन करवाऊँगी। देखिए बहुविकल्पीय में किस तरह से क्वेश्चन रचना के आधार पर वाक्य के भेद का बन सकता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने है। जैसे प्रश्न नंबर 1 है कि वाक्य की विशेषता नहीं है। वाक्य की विशेषता नहीं है। प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है कि वाक्य की विशेषता नहीं है। प्रश्न पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी बच्चे आधा अधूरा ही प्रश्न पढ़ के और गलत उसका उत्तर दे देते हैं। जैसे अगर आप जल्दीबाजी में पढ़ते हैं तो आप पढ़ लेंगे कि वाक्य की विशेषता है, जबकि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाक्य की विशेषता नहीं है। तो प्रश्न पढ़ते समय ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 2 बार 3 बार सबसे पहले प्रश्न को पहले सही तरीके से पढ़ते हैं कि आखिर प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो इसमें हमको बताना है कि वाक्य की विशेषता नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है वाक्य पदों का सार्थक समूह होता है। तो वाक्य पदों का सार्थक समूह होता है, यह सही है, यह विशेषता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही नहीं है। क्योंकि विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो वाक्य पदों का सार्थक समूह होता है, यह सही ऑप्शन है। सॉरी, ऑप्शन सही नहीं है, वाक्य के बारे में सही बात है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत होगा। यह दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है, यह भी सही है, यह भी वाक्य की विशेषता है कि वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। वाक्य में प्रयुक्त पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, यह आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि वाक्य के बारे में यह गलत बात है। वाक्य में पदों का निश्चित क्रम होता है। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ प्रदान करने की योग्यता होती है, यह भी वाक्य की एक विशेषता है, क्योंकि जो भी पद होते हैं अपने आप में कुछ न कुछ अर्थ देते हैं, तो ये भी हमारे वाक्य की विशेषता है। यानी जो 3 हमारे ऑप्शन इसमें दिए हैं क, ख और घ, ये तीनों वाक्य की विशेषता है। लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाक्य की विशेषता नहीं है, तो आपका ग ऑप्शन सही होगा। ग ऑप्शन है कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जबकि गलत है, निश्चित क्रम होता है। जो भी हमारे वाक्य में जो पद दिए जाते हैं वह सारे निश्चित क्रम में ही, व्याकरण के दृष्टिकोण से निश्चित क्रम में ही दिए जाते हैं। तो आपका ग ऑप्शन जो है वह सही आंसर होगा। यानी वाक्य की एक वही विशेषता नहीं है, बाकी सारे जो भी ऑप्शन आपके सामने है वह वाक्य की विशेषता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधेय के अंतर्गत नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता पूछ रहा है।
तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हों तो उसको देख लेंगे तो आसानी से सारी चीज़ें वहाँ पे समझाई गई हैं कि वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य जिसके बारे में बताया जाता है और विधेय उद्देश्य के बारे में जो भी बताया जाता है वह विधेय होता है, यानी क्रिया कर्म सब कुछ विधेय के अंतर्गत आता है और उद्देश्य जो कार्य करता है। तो यहाँ प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है कि विधेय के अंतर्गत नहीं आता है, यानी क्रिया और क्रिया का विस्तार आता है विधेय के अंतर्गत। क्योंकि मैं बताई हूँ कि उद्देश्य के बारे में जो भी बताया जाए वह विधेय होता है, तो क्रिया और क्रिया का विस्तार तो आता ही आता है विधेय के अंतर्गत, यानी यह भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। क्रिया का पूरक होता है विधेय, यह भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। कर्म और कर्म का विस्तार, विधेय के अंतर्गत कर्म और कर्म का विस्तार भी आता है, यानी यह भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। अब कह रहे हैं कि कर्ता और कर्ता का विस्तार, कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य के अंतर्गत आता है, न कि विधेय के अंतर्गत। तो आपका सही ऑप्शन घ होगा, क्योंकि कर्ता और कर्ता का जो विस्तार है वह उद्देश्य के अंतर्गत आता है, बाकी क्रिया और कर्म का विस्तार जो है वह विधेय के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि विधेय के अंतर्गत नहीं आता, यानी कर्ता और कर्ता का विस्तार नहीं आता है, तो आपका सही ऑप्शन घ हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं। तो मैं बताई हूँ कि सरल वाक्य के कोई उपवाक्य नहीं होते हैं, संयुक्त के कोई उपवाक्य नहीं होते हैं, यानी आपका सही ऑप्शन होगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के 2 उपवाक्य होते हैं, प्रधान और आश्रित। चौथा प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये भी मैं बताई थी कि यह आपका मिश्र वाक्य है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, यानी जैसा करोगे हमारा एक छोटा सा उपवाक्य है, अपने आप में वाक्य परिपूर्ण नहीं है। वैसा पाओगे, अब हमारा वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है, तो ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं जिनके 2 उपवाक्य होते हैं। तो चौथा का सही ऑप्शन आपका क है, मिश्र वाक्य। देखिए 5वां प्रश्न आपके सामने है, मैंने रोका और वह रुक गया का सरल वाक्य में रूपांतरण है, यानी जो प्रश्न आपके सामने दिया गया है वह सरल वाक्य में सही क्या होगा, सही रूपांतरण यानी सही बदलाव क्या होगा। मैं चारों ऑप्शन पढ़ रही हूँ, तब तक आप अपने मन में सोचिए कि सही रूपांतरण क्या होगा। जब मैंने रोका तो वह रुक गया, मेरे रोकने पर वह रुक गया, मैंने रोका इसलिए वह रुक गया, क्योंकि मैंने रोका इसलिए वह रुक गया। आप अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे होंगे और पार्ट 3 भी, तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन चलिए मैं फिर से बता देती हूँ कि सरल वाक्य में रूपांतरण करना है। जो वाक्य दिया गया है आपके सामने वह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि मैंने रोका और वह रुक गया, और शब्द बीच में आया है समुच्चय बोधक अव्यय, इसलिए वह संयुक्त वाक्य है और उसको सरल वाक्य में बदलना है। तो जब मैंने रोका तो वह रुक गया, यह तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यह मिश्र वाक्य है। मैंने रोका इसलिए वह रुक गया, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि यह भी बीच में इसलिए शब्द आ गया जो दोनों को जोड़ रहा है। चौथा ऑप्शन है क्योंकि मैंने रोका इसलिए वह रुक गया, यह भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमको सरल वाक्य में बदलना है। ख ऑप्शन आपका बच रहा है कि मेरे रोकने पर वह रुक गया, यह आपका एक ही वाक्य है शुरू से अंतिम तक, यही आपका सही आंसर होगा, सरल वाक्य। ख ऑप्शन जो है वह सही होगा, सरल वाक्य का सही वाक्य वही है। छठवां प्रश्न पूछ रहा है कि सरल वाक्य है, अब इसमें रूपांतरण नहीं करना है, बदलाव नहीं करना है, चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सरल वाक्य में है। सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी छूट चुकी थी,
मेरे पास एक बहुत रुचिकर किताब है, यदि आप बुलाते तो मैं अवश्य आता। इसमें से भी आपका सही ऑप्शन होगा गौ, क्योंकि तीनों ऑप्शन आप देखिए, पहला आपका संयुक्त वाक्य है, सूर्य उदय हुआ, एक क्रिया हो रहा है उदय होने का, और दूसरा क्रिया हो रहा है पक्षी के चहचहाने का, और दोनों क्रियाओं को और शब्द आपस में जोड़ दिया है, यानी वह आपका संयुक्त वाक्य हो गया, यानी सही आंसर नहीं है। जब मैं स्टेशन पहुंचा, मैं क्या बताई थी कि मिश्र वाक्य में 90% ज से शुरू होने वाले शब्द मिलते हैं और एक आश्रित होता है और एक प्रधान होता है। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा, यानी उसके बाद अभी कुछ बाकी है, तब गाड़ी छूट चुकी थी, यह आपका मिश्र वाक्य हो गया। घ वाला भी आपका मिश्र वाक्य है। यदि आप बुलाते, इतना बोलने पे हमारा वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मैं अवश्य आता। अब हमारा वाक्य कंप्लीट हो रहा है, यानी अभी मिश्र वाक्य है, और बताना है हमको सरल वाक्य, यानी आपका जो घ वाला ऑप्शन है, मेरे पास एक बहुत रुचिकर किताब है। यह एक ही वाक्य शुरू से अंतिम तक आया है, इसमें कोई उपवाक्य नहीं है और न ही कोई समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जोड़ रहा है, इसलिए आपका सही आंसर ग है। 7वां देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। मेरे कमरे में एक पुरानी घड़ी है, वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण है, यानी मेरे कमरे में एक पुरानी घड़ी है, यह आपका सरल वाक्य है और इसको अब मिश्र वाक्य में बदलना है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा मिश्र वाक्य में अगर इसको बदला जाए तो मेरे कमरे की घड़ी पुरानी है, यह भी नहीं हो सकता है क्योंकि मिश्र वाक्य में बदलना है और मिश्र वाक्य में हम जानते हैं कि 2 उपवाक्य होने चाहिए। ख ऑप्शन है, मेरे कमरे में एक घड़ी है और वह पुरानी है, यह संयुक्त वाक्य हो गया, यह भी नहीं सही आंसर हो सकता है। मेरे कमरे में एक घड़ी है जो पुरानी है, मेरे कमरे में एक घड़ी है जो पुरानी है, अब यह आपका सही आंसर है क्योंकि मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है और मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, प्रधान और आश्रित। चौथा ऑप्शन है कि मेरे कमरे में घड़ी है लेकिन वह पुरानी है, लेकिन शब्द भी समुच्चय बोधक अव्यय है, तो इसलिए वह भी संयुक्त वाक्य हो गया, यानी आपका सही आंसर ग हुआ। प्रश्न नंबर 8 देखिए। भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी, वाक्य में रेखांकित है। अब भविष्यवाणी है के नीचे रेखांकित किया गया है और सिर्फ उसी को बताना है। तो जो मैं इससे संबंधित वीडियोज बनाई हूँ, वाक्य रचना के आधार पे वाक्य के भेद, अगर आप उसको देखे होंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे, नहीं देखे होंगे तो आप एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा कि जो रेखांकित किया जाता है वह सिर्फ और सिर्फ मिश्र वाक्य में ही किया जाता है, क्योंकि मिश्र वाक्य के 2 उपवाक्य होते हैं। तो कभी प्रधान के नीचे रेखांकित करके पूछ लिया जाता है, कभी आश्रित के नीचे रेखांकित करके पूछ लिया जाता है। तो मैं बताई थी कि अगर प्रधान के नीचे रेखांकित किया जाता है तो प्रधान का प्रधान ही बता देते हैं, लेकिन अगर आश्रित के नीचे रेखांकित किया जाता है तो आश्रित के 3 भेद होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, तो हमको वह बताना होता है। तो भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी, तो की के पहले वाला मैं बताई हूँ कि प्रधान उपवाक्य होता है, यानी आपका सही आंसर प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। क वाला आपका सही आंसर होगा, क्योंकि की के बाद वाला आश्रित होता है, तो की के बाद तो रेखांकित है नहीं, अगर की के बाद रेखांकित होता भी तो संज्ञा उपवाक्य होता। सही ऑप्शन आपका क्या होता, संज्ञा उपवाक्य, लेकिन की के पहले रेखांकित है तो की के पहले वाला हमेशा और हमेशा प्रधान उपवाक्य होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है। कई बार मैं बताई हूँ कि आश्रित उपवाक्य के 3 ही भेद होते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। तो जायज़ सी बात है कि आपका ख वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भेद नहीं है पूछ रहा है तो सर्वनाम आश्रित का भेद नहीं होता है। बाकी संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण
आश्रित के 3 भेद होते हैं। ख वाला सर्वनाम उपवाक्य जो है वह आश्रित का भेद नहीं होता है, और इसमें यही पूछ रहा है कि आश्रित उपवाक्य के भेद नहीं है, तो आपका ख वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाक्य के अंग होते हैं। जब यह मैं वीडियो बनाई थी तो सबसे पहला बात मैं यही बताई थी कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, यानी वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो आपका क वाला ऑप्शन सही है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो, मेरी बात मानोगे तो सुखी रहोगे, तुम्ही ने कहा था कि वह झूठा है, बाजार जाओ और कुछ फल ले आओ। इसमें मिश्र वाक्य का उदाहरण पूछ रहा है, तो मिश्र वाक्य का उदाहरण ऑप्शन ग है कि तुम्ही ने कहा था, आपका एक उपवाक्य हो गया, वह झूठा है आपका दूसरा उपवाक्य हो गया, यानी आपका ग वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा मैं कहूँ वैसा करते चलो, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। अब फिर देखिए, फिर यहाँ रेखांकित पूछ रहा है। तो मैं बताई थी अगर ज से शुरू होने वाले शब्द पहले आ जाते हैं, ज से शुरू होने वाले शब्द पहले आ जाते हैं तो आश्रित पहले आ जाता है और प्रधान पीछे चला जाता है। तो यहाँ ज से शुरू होने वाले शब्द पहले आ गए हैं, तो इतना तो हमको मालूम हो गया कि यह आश्रित ही है। अब आश्रित के जो तीनों भेद है, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, उसमें से हमको बताना है। तो इतना तो हमको पता हो गया कि यह आश्रित ही है, क्योंकि ज से शुरू होने वाले शब्द हमको सबसे पहले ही मिल गया है। लेकिन अब आश्रित का कौन सा भेद है, संज्ञा है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है। तो मैं कुछ ऐसे शब्द पार्ट 2 में बताई हूँ कि अगर उतना शब्द ज से शुरू होने वाले शब्द पहले मिल जाते हैं तो विशेषण होगा, अगर उन शब्द को छोड़ के अन्य ज से शुरू होने वाले शब्द मिलते हैं तो क्रिया विशेषण होगा। यानी जैसा जहाँ भी आ जाए वह आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। आश्रित का ही भेद होता है, लेकिन आश्रित का कौन सा भेद होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जैसा मैं कहूँ वैसा करते चलो, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, यानी रेखांकित किसके नीचे है, जैसा मैं कहूँ। अब जहाँ भी उपवाक्य आ जाए वहाँ तुरंत आप समझ जाइएगा कि यह मिश्र वाक्य ही है। जहाँ भी उपवाक्य पूछा जाए, क्योंकि मिश्र वाक्य के ही उपवाक्य होते हैं, तो इतना तो क्लियर हो गया कि अगर उपवाक्य पूछा जा रहा है तो मिश्र वाक्य ही है। अब मैं क्या बताई थी कि मिश्र वाक्य के 2 उपवाक्य होते हैं, आश्रित और प्रधान। तो मैं क्या बताई थी कि अगर ज से शुरू होने वाले शब्द पहले मिल जाते हैं तो पहले का ही आश्रित हो जाता है, बाकी बचा प्रधान हो जाता है। तो यहाँ ज से शुरू होने वाले शब्द हमको पहले ही मिल गए हैं तो आश्रित है, इतना तो क्लियर हो गया। अब आश्रित का कौन सा भेद है, तो यह आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिता ने पुत्र को डांटा और समझाया, वाक्य है। अगर थोड़ा सा भी आप सीरियस होकर यह वीडियो देखे होंगे तो एकदम आराम से बता देंगे, क्योंकि यह डांटा एक क्रिया हो रहा है और समझाया दूसरा क्रिया हो रहा है, और दोनों क्रियाओं को और शब्द जोड़ दे रहा है। तो बड़े आसानी से आप बता सकते हैं कि यह कौन सा आपका वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, जो गलत है, मिश्र है, आश्रित है, और चौथा ऑप्शन आपका है संयुक्त वाक्य, जो कि आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि यह संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि इसमें 2 क्रियाओं को परस्पर जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्तिकार मूर्ति बनाने के साथ पढ़ाता भी है का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण है। यानी अगर इसको हमको संयुक्त वाक्य में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे, सही ऑप्शन आपका क्या होगा, तो मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और पढ़ाता भी है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता हुआ पढ़ाता भी है। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तब पढ़ाता भी है। यद्यपि मूर्तिकार मूर्ति बनाता है लेकिन पढ़ाता भी है। यानी आपका सही ऑप्शन ख होगा।
ख नहीं, सॉरी, क होगा। सही ऑप्शन आपका क होगा, क्योंकि मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और पढ़ाता भी है, यानी बनाता है और पढ़ाता है, दोनों को बीच में और शब्द जोड़ दे रहा है। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वह आपके संयुक्त वाक्य के नहीं हैं, क्योंकि मूर्तिकार मूर्ति बनाता हुआ पढ़ाता भी है, यह आपका सरल वाक्य हो जाएगा। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तब पढ़ाता भी है, यह आपका मिश्र वाक्य हो गया। और यद्यपि मूर्तिकार मूर्ति बनाता है लेकिन पढ़ाता भी है, यह भी आपका मिश्र वाक्य हो गया, यानी आपका सही आंसर क वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। माँ ने एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई में विधेय है। मैं क्या बताई थी कि वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए वह उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए वह विधेय होता है। यानी उद्देश्य यहाँ माँ है और माँ ने अब क्या कार्य किया। अब उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है कि एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है, यानी आपका विधेय हो गया। सही आंसर इसका हो गया घ, एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है। माँ ने आपका उद्देश्य हो गया, गलत ऑप्शन है। गुड़िया बनाई है, यह भी आपका सही आंसर नहीं है। बनाई है यह भी नहीं, क्योंकि बनाई है केवल एक क्रिया हो गया, और मैं कई बार बताई हूँ कि विधेय और क्रिया में अंतर होता है। यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाए वह सारा विधेय होता है। तो यहाँ उद्देश्य माँ है, और माँ क्या कार्य कर रही है, तो गुड़िया बनाने का। एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई, यानी उद्देश्य के बारे में बात हो गया कि एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है, तो आपका सही ऑप्शन घ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के 2 अनिवार्य अंग हैं, कई बार इसको बताया जा चुका है, उद्देश्य और विधेय, यानी आपका सही ऑप्शन होगा ख। वाक्य के 2 मुख्य अनिवार्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कर्ता और क्रिया हो ही नहीं सकता है, शब्द और पद हो ही नहीं सकता है, कर्ता और कर्म हो ही नहीं सकता है, यानी वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने खूब पानी पिया, वाक्य में उद्देश्य है। फिर देखिए यहाँ पे अब उद्देश्य पूछ रहा है, वहाँ तो विधेय पूछा था लेकिन यहाँ उद्देश्य पूछ रहा है। तो पानी कौन पिया, तो उसने, यानी उसने उद्देश्य हो गया। आपका सही ऑप्शन हो गया क। उसने वाक्य का उद्देश्य है और खूब पानी पिया वाक्य का विधेय है, तो आपका सही ऑप्शन क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं हैं, तो रचना के आधार पे आपको वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है, यानी आश्रित जो है वह रचना के आधार का भेद नहीं है, वह मिश्र वाक्य का उपवाक्य है। यही बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आश्रित वाक्य भी तो इसी में आता है, लेकिन नहीं, आश्रित वाक्य जो है उपवाक्य, वह मिश्र वाक्य के 2 उपवाक्य हैं। यहाँ थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आश्रित वाक्य दे दिया गया है। आश्रित उपवाक्य जो है वह मिश्र वाक्य के भेद होते हैं, न कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 ही भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, यानी आपका सही ऑप्शन होगा घ। घ जो है वह मिश्र का उपवाक्य है, न कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाहर जाकर खेलो या चुपचाप बैठो। यहाँ भी एक खेलना क्रिया है और दूसरा चुपचाप बैठने का क्रिया है, और दोनों क्रियाओं को या शब्द आपस में जोड़ दे रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ख होगा, संयुक्त वाक्य। न सरल है और न ही मिश्र है, न संकेतवाचक वाक्य है, यह आपका संयुक्त वाक्य है। बाहर जाकर खेलो एक आपका वाक्य हो गया, या चुपचाप बैठो दूसरा वाक्य हो गया, या 2 क्रिया भी कह लीजिए, दोनों को आपस में या शब्द जो है वह जोड़ दे रहा है, इसलिए सही ऑप्शन ख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने देखा कि सामने से हाथी आ रहा है। वाक्य में रेखांकित अंश हैं,
जहाँ भी रेखांकित आ गया वहाँ आप एक बात तो आंख बंद करके समझ लीजिएगा कि वाक्य मिश्र वाक्य ही है, मिश्र वाक्य है। लेकिन अब मिश्र वाक्य में मैं बताई थी दो, प्रधान और आश्रित। मिश्र वाक्य के कितने उपवाक्य? दो, प्रधान और आश्रित। प्रधान के कोई भेद नहीं होते हैं, आश्रित के 3 भेद होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। आश्रित के कितने भेद होते हैं? संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन रेखांकित जो पूछा जा रहा है वह आश्रित के नीचे का पूछा जा रहा है, क्योंकि मैं बताई थी कि की के बाद वाला आश्रित होता है और की के पहले वाला प्रधान होता है। तो यहाँ की के बाद वाला आपसे पूछा जा रहा है, तो आश्रित तो है, इतना तो आपको पता है, लेकिन आश्रित का कौन सा भेद है? तो मैं क्या बताई थी कि जहाँ भी की आ जाए वहाँ का आश्रित संज्ञा उपवाक्य होता है। कौन सा उपवाक्य होता है? संज्ञा उपवाक्य। और विशेषण और क्रिया विशेषण ज से शुरू होने वाले शब्द में मिलते हैं। की के बाद वाला में तो कुछ समझना ही नहीं है, आप तुरंत बता देंगे कि यह आश्रित का कौन सा भेद है, तो संज्ञा उपवाक्य, यानी आपका सही ऑप्शन ख होगा, संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में जिसके विषय में बात की जाए उसे कहते हैं, वाक्य में जिसके विषय में बात की जाए उसे कहते हैं उद्देश्य। यानी वाक्य में जिसके भी विषय में हम बात करेंगे वह उद्देश्य कहलाएगा, और उद्देश्य के बारे में जो बात करते हैं वह विधेय कहलाता है। यानी आपका सही ऑप्शन क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं जानती हूँ कि वह आपकी बहन है। अब यहाँ रचना की दृष्टि से वाक्य पूछा जा रहा है, यानी रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। यहाँ अब रचना की दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है कि मैं जानती हूँ कि वह आपकी बहन है। रचना की दृष्टिकोण से बताइए कि कौन सा वाक्य होगा, तो सरल होगा नहीं, संयुक्त होगा नहीं, या आपका मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। आपका सही ऑप्शन ग होगा, क्योंकि मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, और जहाँ भी बीच में की शब्द आ जाए आप वैसे ही बता देंगे कि यह मिश्र वाक्य है, अगर रेखांकित नहीं करता है तो। अगर रेखांकित करके पूछेगा तो उसका उपवाक्य बताएंगे, अगर रेखांकित नहीं है, केवल वाक्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चा दूध पीते ही सो गया, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। यानी बच्चा दूध पीते ही सो गया सरल वाक्य है, अगर सरल वाक्य में संयुक्त वाक्य में बदलना हो तो आप सही कैसे बदलेंगे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बच्चे ने दूध पिया और सो गया, बच्चा दूध पीकर सो गया, जैसे ही बच्चे ने दूध पिया वैसे ही सो गया, क्योंकि बच्चे ने दूध पिया इसलिए सो गया। आपका सही ऑप्शन क होगा, संयुक्त वाक्य में, क्योंकि किस में बदलना है हमको? संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो बच्चे ने दूध पिया और सो गया, एक तो बच्चा दूध पीने का कार्य कर रहा है और दूसरा सोने का कार्य कर रहा है, और दोनों क्रियाओं को और शब्द बीच में जोड़ दे रहा है, इसलिए संयुक्त वाक्य का सही रूपांतरण आपका ऑप्शन क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो कई बार बताया गया है कि आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। मिश्र वाक्य के 2 उपवाक्य, प्रधान और आश्रित। प्रधान के कोई भेद नहीं होते हैं, लेकिन आश्रित के 3 भेद होते हैं। सही ऑप्शन आपका ख होगा, आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल वाक्य है। अब जो 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया है उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है। तो पहला ऑप्शन है, अध्यापक ने कहा कि, बीच में की शब्द आ गया तो सरल हो ही नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन है, सरला नाच रही है और गा रही है, और शब्द 2 क्रियाओं को जोड़ रहा है, ये भी आपका सरल नहीं हो सकता है। प्याला नीचे गिरकर टूट गया, और चौथा ऑप्शन है, जैसा मैं चाहता हूँ। यानी ज से शुरू होने वाले शब्द मिल गए तो यह भी आपका सरल वाक्य नहीं हो सकता है, इसलिए आपका सही ऑप्शन ग होता है, प्याला नीचे गिरकर टूट गया, यह आपका सरल वाक्य है। बाकी
क और घ आपका मिश्र वाक्य है और ख वाला जो है वह संयुक्त वाक्य है। ग ऑप्शन जो है वह आपका सरल वाक्य है। रचना के आधार पे वाक्य के भेद के मैं 4 वीडियोज बना चुकी हूँ, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं इसके बारे में पढ़ाई हूँ, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पार्ट 3 में मैं इसके क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करवाई हूँ और पार्ट 4 में बहुविकल्पीय प्रश्नों का रिवीजन करवाई हूँ। अगर आप ये चारों वीडियोस देख लेते हैं तो गारंटी है कि बोर्ड के पेपर में इससे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 में से 4 नंबर आप पा सकते हैं। कहीं भी आपका एक भी नंबर मिस्टेक होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। अगर आप ये चारों वीडियोस देख लेते हैं तो इससे ज़्यादा प्रश्न इससे बनते ही नहीं हैं। इसको आप देख लेंगे तो 4 नंबर आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में समझिए कि फिक्स हो गया। चारों वीडियोज़ को आप ध्यान से देखिए, देख के नोट्स भी बनाइए। नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। धन्यवाद।